जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, बात समझ गए, उसके अंदर सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता कैसे लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर कृषि प्रौद्योगिकी, और मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बताया था कि उसकी खोज वगैरह कैसे हुई, सब मैं बता चुका हूं। आज हम पढ़ने जाते हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को, या फिर वो क्वेश्चन के अंदर पूछे मोहनजोदड़ो की विशेषताओं को बताइए या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को बताइए, तो आपका आंसर यही होगा। और 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में आपको ये 8 नंबर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात समझ गए। और इसमें जो टॉपिक मैं कराऊंगा, आप पाओगे कि उन टॉपिकों से सेपरेट क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, 2-2 नंबर के बना देता है। बात समझ गए। ऐसे हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के नियोजन के बारे में बताओ, ये अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक, तो ये टॉपिक आप समझोगे जो आज, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं कह सकता हूं इसे हड़प्पा सभ्यता में आपका मेन क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है ना, इसे काफी क्वेश्चन बना देगा वो। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की विशेषता पूछे या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछे, आंसर आपका सेम ही होगा। चलिएगा, इत्मीनान से हम समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, बेसिकली इस सभ्यता की जो खोज है, बात समझ गए, वो 3 लोगों की इसकी खोज में योगदान जाता है। जैसे मैंने पढ़ाया था, एक तो कनिंघम हो गया, कनिंघम को क्या हो गया था, भ्रम हो गया था, तो कनिंघम हड़प्पा सभ्यता की खोज में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। फिर मैंने कहा था दूसरे कौन थे, जॉन मार्शल हो गए थे। कौन हो गए थे, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के अंडर आपको 2 लोग ध्यान रखें, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। मैंने बताया था 1921 में दयाराम साहनी ने किसको खोजा, हड़प्पा को, और रखलदास बनर्जी ने 1922 में किसको खोज किया था, मोहनजोदड़ो को। इन्होंने हड़प्पा खोजा था और इन्होंने मोहनजोदड़ो खोज दिया था। ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था आर्यन व्हीलर, जो गलतियों को दूर करता है, किसकी, जॉन मार्शल की। और इस तरह से मैंने कहा था हड़प्पा सभ्यता की आपकी जो है वो खोज हुई थी। ठीक है। और सबसे पहला जो विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की, वो क्या है, देखो, अगर पूरी हड़प्पा सभ्यता को स्टडी किया जाए और हड़प्पा सभ्यता को ध्यान से समझा जाए, तो हम एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जिस तरह से सभ्यता थी, जिस तरह से सभ्यता के शहर बसाए गए थे, इस सभ्यता की ईंटें थी, घर थे, सड़कें थी, नालियां थी, है ना, उसको देखकर ये बात कंफर्म होती है कि ये सभ्यता पूरी की पूरी एक नियोजित सभ्यता थी, सोच समझकर बसाई गई थी। और क्यों, क्योंकि इस सभ्यता के शहरों का 2 भागों में डिवाइड होना, सड़कों का ग्रिड पद्धति के अनुसार बना होना, गलियों का बना होना, गलियों के बनने के बाद घरों का बनना, है ना, जिस तरह इन्होंने नालियां बनाई थी, उसको देखकर ये लगता है कि पूरी की पूरी सभ्यता नियोजित थी। बात समझ गए। मतलब पहले ये किसी भी काम के बारे में सोचते थे, फिर उस पर एक्शन लिया करते थे। ये नहीं कि भैया जैसे मर्जी शहर को बसा दिया। ठीक, मतलब प्रॉपर एक वे में बसाया हुआ शहर था। आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब पूरा शहर तरीके से बसा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था ना कि हड़प्पा सभ्यता में जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये दुर्ग है। क्या है ये हिस्सा, दुर्ग। ठीक है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा है, ये क्या है, ये निचला शहर है। क्या है ये शहर, निचला शहर। बात समझ गए नहीं समझ गए। आप देखोगे कि जो दुर्ग है वो ऊंचाई पर बना हुआ है, समझ गए नहीं समझ गए, और निचला शहर नीचे बना हुआ है। लेकिन बड़ा कौन है, निचला शहर, छोटा कौन है, दुर्ग। और देखो किलेबंदी भी करी हुई है इन दोनों की। क्या करी हुई है, किलेबंदी, मतलब एक दूसरे से अलग किया हुआ है। आप देखोगे कि यहाँ पर देखो, आप सड़कें बन रही है, ये सड़कें क्या है, चौकोर है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को क्या काट रही है, ग्रिड पद्धति पे 90 डिग्री का एंगल ग्रिड पद्धति से बनी हुई है। आप यहाँ के घरों को देखो कितने प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं। बात समझ गए, क्लियर। तो मतलब आप इसको देखकर, ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है बेसिकली, ये दुर्ग है और इतना सारे पूरा मोहनजोदड़ो का क्या है, मैप है। ठीक है, उसके शहर का एक ऊपर से मैपिंग है। तो जस्ट अगर आप इस सभ्यता के शहर को देखोगे तो आप निष्कर्ष पे आओगे कि पूरी सभ्यता प्लानिंग से बनाई गई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की या मोहनजोदड़ो की सबसे पहली विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता है प्लानिंग। क्या है, प्लानिंग है। यानी कि ये पूरी की पूरी सभ्यता क्या थी, तो आप बोलोगे भैया ये पूरी सभ्यता नियोजित थी। क्या थी, पूरी सभ्यता नियोजित थी। अच्छा, आप ये बात कैसे कहते हो कि पूरी सभ्यता नियोजित थी, तो आपसे बोलेगा अपने तर्क दीजिए। तो आप बोलोगे कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों का 2 भागों में क्या होना, बटा होना। इनकी ईंटों को देखो, इनकी सड़कों को देखकर, इनके घरों को देखकर, बात समझ गए, क्लियर, इनकी और इनकी नालियों को देखकर, मतलब अगर मैं इन सभी चीजों को देखूं तो मैं इस निष्कर्ष पर निकलता हूं कि ये पूरी सभ्यता क्या थी, प्लानिंग से बनी हुई थी, नियोजित थी। समझ गए। और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली विशेषता हो जाती है नियोजन, प्लानिंग। समझ गए, क्लियर है। क्योंकि जब हमने इन सब चीजों को देखा, पूरी सभ्यता को स्टडी किया, तो ये निष्कर्ष निकला कि सभ्यता सोच समझकर बसाई हुई थी। दूसरी बात मैंने बताया, इस सभ्यता के शहरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, तो आप बोलोगे भैया इस सभ्यता के शहरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला भाग कौन था, तो आप बोलोगे भैया पहला भाग था दुर्ग। और दूसरा भाग कौन था, आप बोलोगे दूसरे भाग का नाम था निचला शहर। कौन सा शहर था भाई, निचला शहर। ठीक है। और दुर्ग जो मैंने बताया था आपको, वो क्या बना हुआ था, ऊंचाई पर।
दुर्ग क्या बना हुआ था? ऊंचाई पर, बात समझ गए। और जो निचला शहर था वो नीचे बना हुआ था। सामान्य लोग कहाँ रहा करते थे? सामान्य लोग या फिर कृषक वर्ग, सामान्य लोग यहाँ रहा करते थे। और मैंने कहा था अमीर लोग, संपन्न वर्ग कहाँ रहा करते थे? दुर्ग में, व्यापारी वर्ग। बात समझ गए? क्लियर? तो ये इसके शहरों को दो भागों में डिवाइड होना, ये भी हमारे को बताता है। देखो आप देख सकते हो, फर्स्ट ये शहर हो गया, कौन सा शहर हो गया? ये दुर्ग। और दूसरा कौन शहर हो गया? निचला शहर। क्लियर है? और ये सभ्यता की दूसरी विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को सोच समझकर पूरे दो भागों में डिवाइड किया गया था। रैंडमली नहीं बना था पूरा शहर, मतलब इन्होंने पूरे शहर का पहले नक्शा बनाया था, समझ गए? फिर उसके बाद इस शहर को बसाया गया था, मतलब नियोजित शहर था पूरा का पूरा। क्या? हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ हड़प्पा सभ्यता के शहरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? दो भागों में, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो तीसरी विशेषता है वो है इनकी गृह स्थापत्य। भाई इनकी जो गृह स्थापत्य है ना वो भी आपको ढंग से पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहला मैंने बताया इनका जो गृह स्थापत्य था वो बहुत कमाल का था। इनके घर किससे बने हुए थे? आप बोलोगे भैया इनके घरों को पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। किससे बनाया हुआ था? पक्की ईंटों से बनाया गया था इनके घरों को। समझ गए? नहीं समझ गए? मतलब आज भी आप देखोगे ना गांव के अंदर घर छप्पर के होते हैं, समझ गए? मतलब आज से 5000 साल पहले यानी कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के घरों का पक्की ईंटों से बना होना ये बात बताता है कि सभ्यता कितनी उन्नत अवस्था में थी अपनी। इस तरह से सभ्यता का आज से 5000 साल पहले बसा होना इस बात को बताता है कि सभ्यता अपने टाइम की सबसे उन्नत सभ्यताओं में एक थी। समझ गए? मतलब बहुत आगे थे लोग, बहुत ब्रिलियंट, सोच समझ, मतलब बहुत। इन्होंने सड़कें ऐसी बनाई थी ना कि हवा चलने से अपने आप साफ हो जाती थी वो सड़कें, समझ रहे हो? मतलब घरों को भी इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया था, है ना? इन्होंने पक्की ईंटों से बनाए थे मकान, है ना? कुछ और जो इनके घर थे, बात समझ गए? ये घर कैसे बनते थे? तो सबसे पहले नालियां बनती थी। क्या बनती थी? पहले नालियां। सबसे पहले नालियां बनती थी, फिर उस नाली के बनने के बाद गली बनती थी, और गली के बनने के बाद दोनों और चबूतरे बनते थे। क्या बनते थे? चबूतरे। और फिर उस चबूतरे के ऊपर क्या बनता था? घर। आप समझ सकते हो? मतलब कुल मिलाकर ये बात क्या थी? प्लानिंग से ही तो है। क्या बोलोगे आप कि भैया सबसे पहले ये गली में नालियां बनाते थे, फिर उस नाली के बाद गली बनती थी, फिर गली के दोनों ओर चबूतरे बनते थे, और उस चबूतरे के ऊपर ही घर बनेगा यथा स्थान पे। मतलब पूरा प्लानिंग से। समझ गए? नहीं समझ गए? कुछ घरों में ऊपर जाने के लिए क्या मिली हमें? सीढ़ियां। कुछ घरों में ऊपर जाने के लिए क्या मिली? सीढ़ियां। समझ गए? है ना? उसके बाद इनका जो घर बनाने का तरीका था मैंने समझाया ना कैसे बनाने का घर तरीका था। देखो सबसे पहले नाली बना दी। क्या बना दी? सबसे पहले नाली। ये बीच में मान लो गली की नाली बना दी, ठीक है? अब इस नाली के दोनों ओर मतलब गली बनेगी, फिर इसके बाद क्या बनेगी? गली। अब इस गली के बाद दोनों ओर क्या बन जाएंगे? चबूतरे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चबूतरे। अब इस चबूतरे पर ही घर बनेगा, और घर भी इनका इस तरह से बना हुआ था कि बाहर से देखने पर अंदर का भाग दिखाई नहीं देगा। मतलब जैसे हमारे घर होते हैं, नॉर्मली कई घर होते हैं ना, दरवाजा खोलोगे तो सारा अंदर का दिखता है ना? हाँ भाई साहब लड़ रहे हो आप, क्यों मार रहे हो बीवी को? मतलब होता है ना घर का पूरा अंदर का भाग दिखाई दे रहा है दरवाजा खोलते ही, तो कई लोग पर्दा लगा लेते हैं बेसिकली। तो मतलब इन्होंने घर को इस तरह से बनाया हुआ था कि अगर आप यहां से देखोगे ना तो इधर दीवार होती थी। ये मेन घर के एंट्री गेट है, मान लीजिए एंट्री गेट, तो यहाँ दीवार होगी, फिर यहाँ से जाओगे फिर एंट्री लोगे, नहीं? तो इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था कि बाहर से देखने पर अंदर का भाग दिखाई नहीं देगा। ये बता रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनके घरों में बाहर से देखने पर, बात समझ गए, बाहर से अंदर का भाग दिखाई नहीं देगा। अगर आप बाहर से देखोगे तो अंदर का भाग दिखाई नहीं देगा, ठीक? इनके फर्स्ट फ्लोर में खिड़की नहीं होती थी। किसमें? फर्स्ट फ्लोर में खिड़की नहीं थी, मतलब एक गोपनीयता को महत्व देते थे, प्राइवेसी को फॉलो करते थे। भाई कौन सी सीक्रेट बात कर रहे हैं? फर्स्ट फ्लोर में इनके क्या नहीं होती थी? खिड़की नहीं होती थी। इनकी दहलीज उठी हुई होती थी, मतलब चबूतरा उठाओ जरूर बनाते थे लोग। हालांकि वो शानो शौकत का बनते थे, ये परंपरा तो मेसोपोटामिया में भी थी। अंधविश्वास कहते हैं इसको बेसिकली, है ना? मतलब ऐसा था कि कई इतिहासकार बोलते हैं कि ऐसा चबूतरों का उठा होना, ये लोग ऐसा मानते थे कि इससे धन दौलत आती है, लक्ष्मी आती है बेसिकली। तो दहलीज का उठा होना, ये मेसोपोटामिया के अंदर भी पढ़ा होगा आपने कि वहां के जो घरों के दरवाजे थे वो अंदर की ओर खुलते थे। समझ गए? मतलब ऐसा होता है ना, घर का दरवाजा अगर अंदर की ओर खुल रहा है तो मेहमान को लगता है हम उसका वेलकम कर रहे हैं, तो वो चीज थी इनके अंदर, ठीक? तो इनके जो फर्स्ट फ्लोर तो इनमें खिड़कियां नहीं थी। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई? तो ये बात ध्यान रखना, गृह स्थापत्य के बारे में मैंने समझाया। और बाहर से अंदर का भाग दिखाई नहीं देगा। कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य मिले। क्या मिले? कुएं के साक्ष्य। और कुएं के साक्ष्य ऐसी जगह पर मिले जहां से कोई बाहर से राहगीर आकर पानी पीकर जा सकता है। मतलब एक कुआं बना हुआ है, अब कोई आएगा बाहर से पानी पिए और यहीं से ही चले जाएगा। घर में घुसना होगा तो भैया फिर यहाँ से एक्सेस होता है घर का। समझ गए? मतलब बहुत तरीके से इनका घर बसा हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट समझो। अब ईंटों का निर्माण, भाई बहुत बढ़िया बात, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो ईंटें हैं, क्या है? जो ईंटें, सबसे पहली बात इनकी पक्की ईंटें थी। क्या थी इनकी ईंटें? पक्की ईंटें थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर ईंटें पक्की थी। लेकिन ध्यान रखना,
हमारे पास ये नॉलेज नहीं है, ये इतिहासकार बता नहीं पाए कि इन्होंने ईंटों को धूप में सुखाकर पक्की बनाया था, धूप में सुखाकर, या फिर भट्टी के अंदर पकाकर बनाया था। बात समझ गए, किसमें? भट्टी में। ठीक, धूप में सुखाकर या फिर भट्टी में पकाकर। अब हमारे पास भैया ना तो धूप में सुखाने के कोई साक्ष्य मिले, ना भट्टी मिली, तो इतिहासकार ये बात नहीं कहते कि हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी वो धूप में सुखाकर भट्टी पकाकर बनाई गई। वो कहते दोनों में हो सकता है भाई, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी वो क्या थी? पक्की। अच्छा, इन ईंटों का जो साइज था, क्या था इन ईंटों का साइज? वो साइज बिल्कुल हर जगह पर क्या था? सेम था। क्या था? हर जगह पर साइज सेम। मतलब देखो, आप ये देख सकते हो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें दिख रही है, साइज बिल्कुल तरीके से इनका प्रॉपर साइज था। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का साइज बिल्कुल एक बराबर था। और हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का साइज पूछता है तो ध्यान रखना 1:2:4। समझ गए? क्लियर? ये बात ध्यान रखना, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का रेशियो क्या था? तो आप बोलोगे इनकी ईंटों का रेशियो था 1:2:4। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 लगा के कहीं कंफ्यूज मत होना। मतलब अगर मैं कहूं हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी, क्या थी? जो ईंटें, इसमें जो लंबाई है, क्या है? जो लंबाई, बात समझ गए? यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने होती थी। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने होती थी। अगर मान लीजिए ये 2 है, ये क्या है? 2, तो ये कितना होगा? 4 होगा। अगर ये 8 है तो ये 16 होगा। मतलब जो भी लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुनी होगी। मैं यहां पर लिख दूं, है ठीक। जो चौड़ाई है, क्या है? जो चौड़ाई नहीं, लंबाई, लंबाई जो है वो 2 गुना होगी किसके? आपके इधर कह सकता हूं मैं, चौड़ाई के। क्लियर है? मतलब अगर चौड़ाई जो है उसका दुगना लंबाई होगी। ये बात भी पूछी हुई है उसने। ठीक, पक्की ईंटें थी, धूप में सुखाकर भट्टी में पकाकर बनाई थी। हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। ईंटों का रेशियो पूछता है, 2:4 ऑप्शन में होगा, या फिर 1:2 ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 1:2:4 ऑप्शन में यही लिख के देता ज्यादा करके वो। समझ गए? अगर क्वेश्चन में ईंटों का साइज पूछता है तो, है ना। पक्की ईंटें इनकी विशेषता थी, पूरी सभ्यता में पक्की ईंटों से शहर बनाए गए थे। ठीक, और नालियां और सड़कें, मैंने बताया था आपको हड़प्पा सभ्यता के अंदर नालियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। नालियों से तो भैया 4 हमारा क्वेश्चन आ देगा। ठीक, अब नालियां और सड़कें, देखो सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें क्या मिली? नालियां मिली। क्या मिली? नालियां। मैं बताता हूं आपको, हड़प्पा सभ्यता की नालियों को देखकर कौन व्यक्ति फ्लैट हो गया था? मेंके। कौन फ्लैट हो गया था? मेंके। ये बात ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में नालियों को स्टडी करने वाला मेंके था, और मेंके ने कहा कि ये मेरे द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे प्राचीन और बहुत उन्नत प्रणाली, यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नाली है ना। उसने कहा था कि ये नालियां वर्तमान से मैच खाती हैं। तो क्वेश्चन ही पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की नालियां वर्तमान से मैच खाती हैं। ये बात कहने वाला कौन था? मेंके नाम का इतिहासकार, पुरातत्वविद था बेसिकली। ठीक है, और इसने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां थी, ये नालियां बनाई गई थी ग्रिड पद्धति से। किससे बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। बात समझ गए? इनने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? पक्की ईंटों से। मतलब आप इस बात को ध्यान रखना, इनकी नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इनफैक्ट लोथल जो शहर था, जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था गुजरात में, लोथल, उस लोथल में घर हमें कुछ गांवों पर कच्ची ईंटों के मिल गए, पर वहां की नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और ये नालियों को जो ईंटें बना, जो नालियों में ईंटें लगाते थे, वो ईंटें जिप्सम के गारे के साथ लगाते थे, ताकि जो जल है उसको जलबद्ध किया जा सके, पानी आगे चले जाए, दीवारों में ना लगे। मतलब ये ईंटें को दीवार बना देंगे, फिर उस पर जिप्सम का गारा मार दिया करते थे। जिप्सम का गारा क्या होता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हाथ टूटने पे लगाते हो, सफेदी करने से पहले लगाते हैं आप, पीओपी। ठीक है, दीवारें बोल उठेंगी, वो वाला हाल। तो ऐसा ही था हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी, समझ गए ना? क्लियर? वो नालियों में पक्की ईंटों को यूज करते थे, और ईंटों के साथ साथ वो किसका यूज करते थे? जिप्सम के गारे का। किसका यूज करते थे? जिप्सम के गारे का यूज किया करते थे। उस किस लिए करते थे? जलबद्ध करने के लिए। ठीक, ग्रिड पद्धति से नालियों को बना। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है जिसमें एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा बेसिकली, इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक, ये नालियों को ढक के रखते थे। क्या रखते थे? नालियों को ढक के रखते थे। ठीक, और मैंने कहा ना, ये नालियों में कुछ कुछ दूरी पर होदी बनाते थे। क्या बनाते थे? होदी। और छोटी नालियां जाकर बड़ी नालियों में मिल जाया करती थी। और मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले गलियां बनेंगी। क्या बनेंगी? गलियों के बीच में नाली बनेगी। समझ गए? क्लियर? गलियों के बीच में क्या बनेगी? नाली। गलियों के बीच में क्या बनेगी? नालियां बनेगी। और मैंने कहा था ये जो नालियां हैं बेसिकली, क्लियर है, गलियों के बीच में क्या बन गई भाई? नालियां बन गई। और मैंने कहा था इन्हीं नालियों से ये छोटी नालियों को बड़ी नालियों में कनेक्ट कर दिया करेंगे, और घर की जो एक दीवार होती थी वो इन नालियों से कनेक्ट थी। बात समझ गए? जिससे उनके घर का गंदा पानी आ जाया करता था, और हर घर में स्नान घर जरूर था भाई। ठीक, मैंने बताया ना। तो इनकी नालियां जाकर बड़े नालों में मिल जाया करती थी। किसमें मिल जाया करती थी?
बड़े नालों में मिल जाया करती थी। ठीक, समझ गए। नालियों को ढक के रखते थे, साफ सफाई को विशेष महत्व देते थे। इनकी नालियां वर्तमान की तरह, जैसे आपकी गली होती है, गली के बीच में गटर होता है ना, नाली जारी होती है, वैसे ही। ठीक, तो इनकी नालियां बड़े नालों में मिल जाया करती थी, ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी। सड़कों, मैंने कहा ना, इन्होंने सड़कों को बनाया हुआ था भी ग्रिड पद्धति से। इनकी सड़कें भी कैसी थी? ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। बात समझ गए। तो नालियां और सड़कें दोनों ही ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। क्लियर? बनाई गई थी। कहां की? हड़प्पा सभ्यता की। समझ गए। जैसे ग्रिड पद्धति में दिखाई भी थी आपको, यहाँ पर देखो दिख रही है ना सड़कें। क्लियर? मैंने समझाया था आपको, ये ग्रिड पद्धति है बेसिकली। समझ रहे हो? क्लियर? चलिएगा, यहाँ पर आपको नालियां क्लियर हुई, सड़कें क्लियर हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की नालियां कैसे बनी हुई थी आप बोलोगे? पक्की ईंटों से। ईंटों को जिप्सम के गारे में जमा कर बनाया गया था और छोटी नालियां बड़े नालों में मिलती थी। ये नालियों में कुछ कुछ दूरी पर होदी बनाते थे, होदी को ढक के रखते थे, और ताकि उसमें गंदगी गाद वगैरह भर जाए तो उसे साफ कैसे से क्या ढक के इसलिए रखते थे ताकि बीमारी वगैरह ना फैले। ठीक, कोई बच्चा ना गिर जाए उसमें, खेलता कूदता उसी में लिपट जाए, ससुरा गट्टर में गिर गया। नहीं समझे? क्लियर? तो इसीलिए, और सड़कों को इन्होंने ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया हुआ था, किन्होंने? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। और अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 6। मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर के अंदर क्या मिलेगा? स्नान घर मिलेगा। इनके प्रत्येक घर के अंदर क्या मिलेगा? स्नान घर। समझ गए। और स्नान घर के अंदर एक नाली बनी होगी, और इस नाली से सारा गंदा पानी कहां चले जाएगा? गली के गटर में। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? और सीढ़ियां, मैंने कहा ना, कुछ घरों में हड़प्पा सभ्यता में ऊपर जाने के लिए क्या मिली हमें? ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिली कुछ घरों के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें मोहनजोदड़ो में, कहां पे? मोहनजोदड़ो में। पूरी हड़प्पा सभ्यता नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा मोहनजोदड़ो का ही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं मिले? कुल कितने कुएं मिले? अच्छा बताओ कमेंट करके कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं मिले? तो ये बात ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या 700 थी। कितनी थी? 700। ठीक है। और मैंने बताया विशाल स्नानघर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो दुर्ग था, बेसिकली क्या था? दुर्ग। इस दुर्ग वाले एरिया से हमें एक मिला विशाल स्नानघर और एक मिला विशाल मालगोदाम, मोहनजोदड़ो के। इसके मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर मतलब एक ग्रेट बाथ टब था बेसिकली। देखो ये दिख रहा है आपको, आयतकार बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? आयतकार। इसके देखो उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या है? नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। समझ गए। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें एक आयताकार क्या मिला? जलाशय मिला। क्या मिला? एक आयताकार जलाशय। और इस आयताकार जलाशय जो था, बात समझिए, क्लियर है, इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए क्या थी? सीढ़ियां। और इसके साइड में कुछ छोटे छोटे और क्या बने हुए थे? 8 स्नानघर बने हुए थे। क्या बने हुए थे? इसके साइड में छोटे छोटे 8 स्नानघर, कुछ इधर बने हुए थे। और इसके बगल में कुआं भी था। क्या था इसके बगल में? एक कुआं। ठीक है। और यहां से एक नाली जा रही थी। क्या जा रही थी? नाली, जो बड़े नाले के अंदर मिल रही थी। अब ये जो स्नान घर था, इसको भी पक्की ईंटों से बनाया गया था, और इसके स्नान घर के अंदर जो पानी है उसको जलबद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? जिप्सम का। मैंने कहा ना, जिप्सम नाली के अंदर भी यूज करते थे लोग। जिप्सम का गारा इन्होंने दीवारों पर लगा रखा था ताकि पानी उसके अंदर स्टोर हो जाए। ठीक, तो इस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने विशाल स्नानघर बनाया। अब इसका यूज समझ में नहीं आया क्या था इतिहासकारों को। तो ये मिला हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले इलाके में। तो क्वेश्चन ही पूछता है कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में मिलने वाली 2 विशाल संरचनाओं को बताइए। या फिर क्वेश्चन पूछता है 2 विशाल इमारतों को, विशाल संरचनाओं को बताइए, या फिर दुर्ग में मिलने वाली 2 विशेष, समझ गए नहीं समझ गए, विशेषताओं को बताइए। तो वो यही पॉइंट बनते हैं आपके, विशाल स्नानघर और विशाल मालगोदाम। सॉरी। क्लियर है। तो अभी भी विद्वान जो है इसके यूज को नहीं समझ पाए कि एक्चुअली में यूज क्या था। तो कहते हैं इसका जो प्रयोग था वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए कहता है। किसके लिए कहता है? धार्मिक अनुष्ठान के लिए। क्लियर। क्योंकि इसका यूज हमारे पास मतलब कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली में इसका यूज क्या था। तो ऐसा कहते हैं कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। किसका? इस विशाल स्नानघर का। समझ गए? क्लियर है। नेक्स्ट, विशाल मालगोदाम। वैसे ही हमें हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल अन्नाघर मिला। इसको अन्नाघर ही बोलते हैं। अन्नाघर मतलब होता है कि ये लोग अपना जो उत्पादन करते थे उसको एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया करते थे, है ना, स्टोरेज की तरह। बात समझ गए? क्लियर है। एक बड़ा स्टोर रूम मिला, और इसके जो स्टोर रूम था, इसके जो नीचे का बेस था, क्या था इसके नीचे का बेस? ये बेस मतलब जो नीचे का चबूतरा था, बेस मतलब चबूतरा। ये चबूतरा बना हुआ था पक्की ईंटों का। किसका बना हुआ था? पक्की ईंटों का। तो ये चबूतरा तो आज भी विद्यमान है, बट इस चबूतरे के जो ऊपर का हिस्सा था, क्या था इस चबूतरे के जो ऊपर का हिस्सा, जो लकड़ी की छत का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी की छत बनी हुई थी इसके ऊपर। जो लकड़ी की छत का बना हुआ था वो नष्ट हो गया जमीन में दफन होने के कारण। हाँ, लेकिन ये पता लगता है कि उसके ऊपर छत थी, और चबूतरा पक्की ईंटों का बना हुआ था। समझ गए? कहां पर?
हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में ये मिला, ठीक है। और ये विशाल अन्नागार कहते हैं लोग यहाँ पर अनाज को स्टोर किया करते थे, समझ गए नहीं समझ गए, अकाल वगैरह के टाइम पर फिर उसका यूज करते होंगे, समझ रहे हो, तो वो चीज आपसे पूछता है ना। और विशाल स्नानघर के बारे में बताया ना आपको कि इसका पर्पस हमें यूज नहीं हुआ एक्चुअली में कि किस लिए यूज था। हाँ बट ये कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए यूज करते थे बेसिकली इसका। कई लोग कहते हैं नहीं भाई रानी के नहाने की जगह थी, उसका बाथ टब था ये। अरे तो रानी के नहाने की जगह तो रानी का महल भी तो आसपास कहीं होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में राजा के बारे में जानकारी नहीं, रानी कहाँ से आ गई, है ना। अब हड़प्पा सभ्यता में राजा है या नहीं है इसको लेकर भी कई सारे विचार है ना, अलग अलग विचार है हड़प्पा सभ्यता में राजा को लेकर। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्लियर हुई होगी। जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताओ, आप बोलोगे हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता है नियोजन, फिर शहरों को दो भागों में बंटा होना, फिर बताओगे गृह स्थापत्य, नालियों और सड़कों का निर्माण, फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, क्लियर क्या बताओगे उसके बाद, नालियां और सड़कों का निर्माण, और उसके बाद बताओगे आप फिर अपना विशाल स्नानघर और सीढ़ियां। बात समझ गए कि विशाल स्नानघर वहां सीढ़ियां, फिर बताओगे विशाल स्नानघर और फिर विशाल माल गोदाम। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। 8 नंबर के अंदर सवाल आता है, 8 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, और इन्हीं पॉइंट को जब आप समझा दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 3 पेज के अंदर बताना होता है आपको 8 नंबर का क्वेश्चन, समझ गए, क्लियर। आई होप आपको चीज समझ आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन और विदेशी व्यापार के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता की बांट प्रणाली को समझेंगे, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में राजा थे या नहीं थे इसको भी समझ लेंगे उसके साथ ही। और लास्ट 2 वीडियो रहेंगी इसकी अब, ठीक है। लास्ट में हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।